नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन ऑर्बिट निकालना सीखे थे। ठीक है। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालना सीखे थे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखे थे, काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखे थे। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने वाली एनर्जी के अ, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में लगने वाली एनर्जी के बारे में पढ़े थे, और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने पे जो एनर्जी निकलेगी उसके बारे में भी पढ़े थे, और उनका फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक। आज हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हम लोग जिस जो बोर्स मॉडल है वो पूरा का पूरा मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड है? हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपना एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक। तो जैसे हम लोग बार बार वो सर्कुलर डायग्राम नहीं बनाते हैं ऐसे ना, उससे हमारा बहुत सारा स्पेस क्या होता है, खर्च होता है। तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पे हम लोग स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं। ठीक। उसकी जगह पे हम लोग स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं। जैसे ये नीचे देखिए स्ट्रेट लाइन खींचा है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन खींची है, ये तीसरी खींची है, चौथी खींची है, एंड सो ऑन। तो जो सबसे नीचे वाला है वो पहला ऑर्बिट होता है, उसके ऊपर वाला दूसरा ऑर्बिट, उसके ऊपर वाला तीसरा ऑर्बिट, उसके ऊपर वाला चौथा, इस तरह पांचवा छठवां, कहाँ तक जाएंगे हम लोग? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है। जो मतलब जो पहला ऑर्बिट होता है उसी की एनर्जी लोएस्ट होती है, तो वो सबसे कहाँ रखते हैं? बॉटम में। ठीक है। ऑल ऑल अदर ऑर्बिट्स हैविंग हायर एनर्जी आर प्लेस्ड एबव दिस, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। ठीक है। तो अब इसमें आप एक और चीज गौर करेंगे, जो नीचे वाली ऑर्बिट है, जो नीचे पहला और दूसरा वाला ऑर्बिट है, वहां पे हमने डिस्टेंस ज्यादा रखा है। ठीक है। दूसरे और तीसरे में कम रखा है, तीसरे और चौथे में और कम रखा है, चौथे और पांचवे में और भी कम होगा, एंड सो ऑन। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट का संख्या बढ़ाएंगे, दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिस्टेंस है, दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो घटता चला जाएगा। क्लियर? मतलब E1 और E2 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक। और जैसे जैसे E1 और E2 बीच में सबसे ज्यादा होगा, फिर ये ज्यादा होगा किससे? E2 और E3 से, ये ज्यादा होगा E3 और E4 से, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक। तो लोअर ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हायर ऑर्बिट्स के। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 3 से 5 के बीच में। तो मैंने बोला कि जो लोअर ऑर्बिट है, जहां पे एन की वैल्यू लोएस्ट है, जहां पे एन की वैल्यू क्या है? लोएस्ट है, वहां पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। जहां पे एन की वैल्यू लोएस्ट है वहां पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक। उसी तरह अगला देखिए, 3 से 5 जा रहा है, 4 से 5 जाया जा रहा है। ठीक है। 5 से 6 जाया जा रहा है, 7 से 8 जाया जा रहा है। ठीक है। तो एन की वैल्यू लोएस्ट कहाँ पे है? 3 पे। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। जहां पे एन की वैल्यू सबसे कम होगी वहां पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आप इसको ना कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले और दूसरे में, पहले का 13.6 है, दूसरे का -3.4 है। इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 10.2 आएगा। ठीक है। अगर आप दूसरे और तीसरे का डिफरेंस निकालिए, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस निकालिए, तो 3.4 माइनस 1.5 कितने का डिफरेंस आया? 1.9 का। ठीक है। और ऊपर जाइए, क्या मिला आपको? 1.5 माइनस 0.85, ये आता है 0.65 ऐसे। ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस भी क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1.9 का। 3 और 4 के बीच का जो डिफरेंस होगा, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 0.65 का। 2 और 4 के बीच का मान लीजिए डिफरेंस निकालना है, 2 और 4 का, तो 2 का कितना है?
3.4 और 4 का कितना है 8.5। ठीक है, दो का है 3.4 और 4 का है 0.85। ये देखिए आपका ये आएगा आपका 2.55। 2 से 3 वाला कितना आया था, यहाँ गड़बड़ हो गया हम लोग का। एन की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए सेम है और इसके लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 जा रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3 जा रहे हैं, यहाँ पे 2 से 4 जा रहे हैं। ठीक है, तो सी वाला हो जाएगा। तो एन की वैल्यू लोएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब N1 की वैल्यू लोएस्ट होनी चाहिए और N2 की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। प्रायोरिटी हम लोग N1 को देंगे। अगर N1 सेम हो जाएगा तब N2 को देखेंगे। ठीक है, N1 की वैल्यू लोएस्ट होनी चाहिए, N2 की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। तो 2 और 4 जो है, 2 से 4 जाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2.55 आया था, यहाँ पे 1.9 आया था, यहाँ पे 0.65 आया था, और 3 से 5 भी अगर जाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलने वाला नहीं है। आगे देखिए, ए वाले में 3 से 5 है, 4 से 5 है, 5 से 6 है, 7 से 8 है। तो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 3। 3 तो कहीं नहीं है, तो आपका ए हो गया आंसर। आगे देखिए तीसरे में, यहाँ 2 से इनफाइनाइट जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, 4 से 5 जा रहे हैं, 1 से इनफाइनाइट जा रहे हैं। तो 2 से अब एन की वैल्यू लोएस्ट क्या है 1। ठीक है, अब एन की वैल्यू लोएस्ट रखनी है और N1 की वैल्यू लोएस्ट रखनी है और N2 की वैल्यू हाईएस्ट रखनी है। तो अब N1 तो दो जगह C और D में सेम हो गया, अब N2 की वैल्यू हाईएस्ट तो वो कहाँ पे है D में, तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अगला है वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा E जो होगा वो मिनिमम होगा। जब डेल्टा E कम होगा तब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो अब ये डेल्टा ई मिनिमम कब होगा, जब N2 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और N1 की भी वैल्यू वैल्यू क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक, मतलब N1 भी जितना ऊपर हो उतना अच्छा है, N2 तो ऊपर है तो अच्छा है ही। तो N1 की वैल्यू हम लोग को ज्यादा से ज्यादा रखनी है। तो N1 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा किस, मान लो पहले वाले में 6 N1 की वैल्यू, दूसरे वाले में 4 है, तीसरे वाले में भी 6 है, और डी वाले में क्या है 3। तो ए और सी में क्या हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया। तो यहाँ 6 से 7 जा रहे हैं, यहाँ 6 से 9 जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 6 से 9 जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, 6 से 7 जाने में कम एनर्जी लगेगा। तो जहाँ पे कम एनर्जी लगेगा वहां पे डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम होगा, और लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे N1 को मैक्सिमम कर देते हैं। N1 मैक्सिमम होना चाहिए और N2 जो है वो मिनिमम होना चाहिए। पहले वाले में क्या था, N1 जो है वो लोएस्ट होना चाहिए, N2 हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो N1 लोएस्ट होना चाहिए, N2 हाईएस्ट होना चाहिए, और अगर कम एनर्जी चाहिए तो N1 हाईएस्ट होना चाहिए, N2 क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। तो वो कहाँ पे है 7 पहले में। दूसरे में देखिए 2 से 7 है, 1 से इनफाइनाइट है, 3 से 10 है, 4 से 12। तो कंडीशन क्या है हमारा, N1 हाईएस्ट होना चाहिए। तो N1 हाईएस्ट कहाँ पे है, डी वाले में। तो पहले N1 देखेंगे फिर N2 देखेंगे। तो N1 जहां पे हाईएस्ट होगा, डेल्टा ई वहां पे कम होगा। ठीक, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे पहला है हमारा ग्राउंड स्टेट, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एनी एटम और आयन। लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एनी एटम और आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब क्योंकि बोर्स मॉडल में हम लोग जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में, ऐसा एटम या आयन जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो ग्राउंड स्टेट जनरली इन केसेस में, ग्राउंड स्टेट जनरली इन केसेस में क्या होता है कि ऐसा स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो, पहले ऑर्बिट में, जहां पे एन की वैल्यू के N1 की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। ठीक है, जैसे ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम मतलब ऐसा स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट, मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का प्रेजेंट है वो किस ऑर्बिट में, तो वो किस ऑर्बिट में होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऑर्बिट में। हीलियम प्लस का अगर देखेंगे तो वहां पे
ई एच इंटू जेड स्क्वायर होता है, तो ये क्या होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये कितना आएगा -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लिथियम के लिए देखेंगे तो -13.6 इंटू 3 स्क्वायर ये कितना होता है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपका एटम पहले ऑर्बिट में है, अगर आपका एटम पहले ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वही आपका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होगा। ठीक है। अगला है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, अगर आपका एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट छोड़ के किसी भी स्टेट में, ठीक है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एवरी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे ऑर्बिट में होना चाहिए, या तीसरे में होना चाहिए, चौथे में होना चाहिए। तो अगर आपका एन का वैल्यू 2 है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एन का वैल्यू 3 है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एन का वैल्यू 4 है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। एन का वैल्यू 5 है तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। ऐसे क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना है, मतलब जो आपका एक्साइटेड स्टेट है एन की वैल्यू उससे हमेशा एक ज्यादा होगी। ठीक, तो पहले तो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है वो तो कितना था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा यानी n इक्वल टू 2 की जो एनर्जी होगी वो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 3 पे जो हाइड्रोजन की एनर्जी होगी वो होगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 4 पे जो एनर्जी होगी वो होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे किसी और एटम का पूछा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अगला है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों की, मैंने आपको शायद बताया भी था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठाकर यानी कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट पे ले जाना, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट पे ले जाना है, तो इस दौरान जो लगने वाली एनर्जी है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, n1 की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है। तो अगर आप इसको फॉर्मूले में रखें, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर के। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैलकुलेट करना हो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम एंड हीलियम आयन एंड लिथियम आयन, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम निकालना हो, हीलियम प्लस आयन, तो हो जाएगा 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 13.6 इंटू 4, यहाँ पर कितना आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना हो लिथियम 2 प्लस का, तो हो जाएगा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13.6 इंटू 9, ये हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, वैसे आप निकाल सकते हैं। अगला है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मैंने देखो बच्चों बोला था कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को दो पोटेंशियल के बीच में रखेंगे ना, दो मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को जीरो, मतलब शुरुआत में अगर आपका स्टैटिक था इलेक्ट्रॉन, तो वो कुछ देर बाद क्या कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। ठीक है। तो आपको जितने पोटेंशियल की जरूरत होती है फॉर अचीविंग एनर्जी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ऐसा पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को उसके आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर कर दे, तो उस एनर्जी को उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं
आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो या आसान भाषा में बोले तो पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन Q। ठीक है, तो यहाँ पे जो V है हमारा वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, E हमारा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, और Q हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई के। फॉर एग्जांपल अगर आपको हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना हो तो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, यानी कि 13.6 वोल्ट के। तो आपको किसी का भी आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना हो उसके आप आयनाइजेशन एनर्जी में ई का भाग दे दीजिए या सिंपली ई हटा दीजिए, आपको उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एक्साइटेशन एनर्जी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, या यूं बोलें कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपका ग्राउंड स्टेट में है और आपको उसको हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो उस दौरान जो भी एनर्जी लगेगा उसको हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। अगर आपसे बोला जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि थर्ड ऑर्बिट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। अगर आपसे बोला जाए थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि आपको फोर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जरूरत है उसको हम लोग फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वही सेम चीज है। यहाँ पे N1 की वैल्यू फिक्स है ग्राउंड स्टेट, और N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर के। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n का स्क्वायर ऐसे। ठीक, तो वही जो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, पहले से दूसरे में जाने को, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी पहले से तीसरे में जाने को, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी पहले से चौथे में जाने को। ना एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो हमेशा एक प्लस में कर देते हैं। जैसे अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 4, ऐसे। क्लियर, तो अगर आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट में ले जा रहे हैं। अगर सेकंड एक्साइटेड एनर्जी बोला जा रहा है इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में ले जा रहे हैं। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोला जा रहा है मतलब फोर्थ ऑर्बिट में ले जा रहे हैं। फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी बोला जा रहा है यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाएं, इफ n इज इनफाइनाइटी, इफ n इज इन फाइनाइट ऑर्बिट, तो उस केस में जो एक्साइटेशन एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उस केस में उसको हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर लिथियम आयन। क्लियर, तो आप सिंपल है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे N1 की जो वैल्यू हो वो क्या है, 1 है, और N2 की वैल्यू 2 है। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे निकाल दीजिए। या आप पहले ऐसे कर लीजिए, E2 निकाल लीजिए, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी वो कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, वो होता है -3.4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, E1 कितना होता है, -13.6 हाइड्रोजन का और Z का इतना। ठीक, तो डेल्टा E कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, ये कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और -3.4 माइनस माइनस 13.6, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 13.6 इंटू 13.6 माइनस 3.4, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आपको सेम आंसर मिलेगा, दूसरे वाले फॉर्मूले से भी आपको सेम आंसर मिलेगा।
ठीक है, दूसरा वाला कैसे किया है मैंने बता रखा है कि किसी भी हाइड्रोजन को छोड़ के आपको किसी और स्टेट में अगर आपको एनर्जी निकालना है, सॉरी किसी और एटम के लिए या आयन के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए आपको एनर्जी निकालना है, तो सिंपली उस ऑर्बिट में आप हाइड्रोजन की एनर्जी लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन एटम का एटॉमिक नंबर। तो उसी तरीके से मैंने निकाला है। सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें मैंने लिथियम के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी ये होती है, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो फिर से वही चीज है, एक्साइटेशन एनर्जी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल की जरूरत है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल बराबर होगा किसके, एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइडेड बाई ई के। ठीक, अगर आपको एकदम आइडियल डेफिनेशन चाहिए आप देखिए पढ़ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of the atom is known as excitation potential. Clear? मतलब आपको इतने पोटेंशियल डिफरेंस के रिक्वायरमेंट चाहिए कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को आप इतना काइनेटिक एनर्जी दे दें कि उसका जो एनर्जी वो बराबर हो जाए किसके, एक्साइटेशन एनर्जी के। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक, अगला है आपका सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी कुछ हद तक आयनाइजेशन एनर्जी से ही मिलता जुलता है, या इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट से अगर इनफाइनाइट भेजेंगे तब तो वो क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइटेड स्टेट में और वहां से उसको एक्साइट किया जा रहा है, वहां से उसको एक्साइट किया जा रहा है, तो उस केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी। मतलब N2 तो इनफाइनाइट ही है, लेकिन N1 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, या बाइंडिंग एनर्जी भी इसको बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ये बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक, तो वो जीरो हो जाएगा, तब क्या बचेगा आपका सेपरेशन एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 हो गई तो सेपरेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है, गुड। तो अगर आप दो से इनफाइनाइट जाएंगे तो ये गलत लिखा हुआ है, 2 से इनफाइनाइट जाएंगे तो वो सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड वाला आपका क्या है, ये फोर्थ है। ठीक है, अगर जिस जिस ऑर्बिट से आप ले गए इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट में, तो वो वही, मतलब दूसरे से ले गए तो सेकंड बाइंडिंग एनर्जी, तीसरे से ले गए तो थर्ड बाइंडिंग एनर्जी, चौथे से ले गए तो फोर्थ बाइंडिंग एनर्जी, एंड सो ऑन। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ एक, if first excitation potential of hydrogen like sample is 15 volt, then calculate ionization energy and second excitation potential of the sample। ठीक, तो आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 2 है। ठीक, यानी कि, और ये कितना दे रखा है, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना, 15 EV, ये बराबर होगा किसके, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा ये 15 EV अपॉन 13.6, और ये हो जाएगा कितना, जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा आपका 3/4। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 अपॉन 13.6 इंटू 4/3, ये आ गया जेड स्क्वायर की वैल्यू। पूछा क्या है आपसे, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मैंने देखिए निकाल रखा है, ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 15 अपॉन 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। 13.6 से 13.6 कट गया, हो जाएगा 3 3 5 जा 15, हो जाएगा कितना
20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछ रखा है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को किस में ले जाना है, थर्ड ऑर्बिट में। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब है कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालना पड़ेगा, और उसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और n2 की वैल्यू 3 होगी। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है 15 अपॉन 13.6 इंटू 4/3। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 13.6 से ये सारा कैंसिल हो गया, क्या है आपको 20। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 आ गया ये। तो ये कितना 160/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि पोटेंशियल बोला है तो इसमें ई से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 160/9 वोल्ट। ठीक, अगला है, ये क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी है, ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइट सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n की वैल्यू 3 इज गिवन बाई 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका एनर्जी कितना दे रखा है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले पूछा है आइडेंटिफाई द सैंपल, फिर पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल, फिर पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n2 से फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n2 से n4 तक जाने में लगने वाली एनर्जी का बयान बताना है। अगले में है वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब n2 से n1 पे जाने में जो फोटोन निकलेगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो सैंपल आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है किसके लिए, सेकेंड एक्साइटेशन मतलब n3 के लिए ना। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना दे रखा है आपका 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, थर्ड से इनफाइनाइट जा रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 13.6 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये कैंसिल ही हो गया ना। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो z की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, लिथियम के लिए। ठीक, तो सैंपल आपका क्या हो गया लिथियम का। आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो हो जाएगा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 13.6 इंटू 9 ना, कितना आ जाएगा ये 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अगला है एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज n2 से n4 जाना है। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा ये 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 4 है, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन वाले तरीके से। दूसरा क्या है फोर्थ वाले के लिए, तो फोर्थ वाले में आपको कहाँ जाना है ग्राउंड स्टेट से, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे जो डेल्टा ई होगा वो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग को पता है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हो जाएगा 12400 अपॉन डेल्टा ई। बस डेल्टा ई हमको किस में लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा लैम्डा किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो आपको ये डेल्टा ई कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर आपका ये सारा हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये था आपका 8वां लेक्चर, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।